चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीक से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारी वर्कशीट भी आपने सॉल्व की है। तो अभी टॉपिक का जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो कल के लेक्चर में मैंने बोला था, वो खत्म हो चुका है। अभी जो डिस्कशन चलेंगे वहां पे नई कंसेप्ट नहीं आएगी, बस जो पढ़ा हुआ कंसेप्ट का पार्ट है उसको डिफरेंट केस में हम अप्लाई करेंगे, मतलब बात चलेगी एप्लीकेशंस की। और उसी से रिलेटेड कल मैंने गॉस के जो भी फ्लक्स रिलेटेड या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन रिलेटेड या फिर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, जो भी कंक्लूजन्स थे, जो भी थ्योरम थे, लॉ थे, उनको हमने डिस्कस किया था। एंड गॉस को पढ़ने के बाद हमने सेम केस को अप्लाई करके डिफरेंट बॉडीज की केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है कितनी होती है उसको कैलकुलेट किया है। अभी आज के लेक्चर में कुछ, और अगर पेंडिंग रहा तो कल के लेक्चर में या फिर एक इवनिंग में अपन मॉड्यूल का लेक्चर लेंगे, मॉड्यूल का डाउट सेशन के में, उसमें हम रिमेनिंग जो भी एप्लीकेशंस होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, छोटे छोटे एक एक एप्लीकेशन है जिनका फॉर्मूला हमें बस यहाँ पे लर्न करना है, और उनको लेक्चर में मैं इतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर बार पूछे जाते हैं या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हमें सबको पढ़ना है, बस साइमल्टेनियसली। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक फ्रॉम लास्ट मंडे हमने इसको शुरू किया था, मतलब 12th एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक को हम इतना टाइम आगे नहीं देने वाले, इतना टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया था। इसका क्या उपयोग होता है, इसका क्या एडवांटेज है, जैसे जैसे हम कैपेसिटर शुरू करेंगे आपके समझ में आएगा। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एकदम पूरा डिवोट करके मेल्ट होके पूरी थ्योरी प्रिपेयर की है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कंसेप्ट एप्लीकेशन हो गया, वर्कशीट सॉल्व किए, उनको समझ में आएगा कि पूरा सेक्शन जो है वो तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में लटक ही आ रहा है, उसमें कुछ अलग में मतलब अलग पार्ट हमें पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है। इतनी सिंपल बात है। ठीक है, चलो तो आज कुछ और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस कराना है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आके गए एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, जैसे हमें मालूम है कि मास डेंसिटी होती है और मास डेंसिटी को हम बोलते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी होगी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब भी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन इस टॉपिक में हम कौन सी एनर्जी की बात करेंगे, हमें मालूम है फिजिक्स में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी पॉइंट हो, हर बार जो एनर्जी आती है उस एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं किए जाने वाला वर्क डन। तो यहां पे भी हम एक टाइप का वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसीडर करेंगे एज ए एनर्जी डेंसिटी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले देख ली है, उसी टाइप की एनर्जी है, बस ये थोड़े से अलग केस में है। और वो केस कौन सी है इसको समझाने के लिए मुझे पहले एक डेरिवेशन यहां पे लेना पड़ेगा, जिसको हम कंसीडर करते हैं एज ए मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अभी मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन होगा, वहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस डेरिवेशन की जो भी हमारी कंसेप्ट है वो प्योर इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली वैसे होता नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो हमें डेरिवेशन डिराइव करना है वो है एनर्जी डेंसिटी का, और उस एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमें यहां से जो फॉर्मूला मिलता है उसका यूज करना है, इसलिए मैं यहां पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये बस कंसेप्चुअल मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा, प्रैक्टिकल केस यहां पे नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम शेप की बॉडी कंसीडर करेंगे, और इस रैंडम शेप के बॉडी के ऊपर हम इस तरह से चार्ज को डिपॉजिट कर देंगे। हमने पहले डिसाइड किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी हम आइसोलेटेड चार्ज की बात करेंगे तो हर बार ये आइसोलेटेड चार्ज जो है हमें पॉजिटिव लेना है, जिससे हमें इमेजिन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी करने के लिए थोड़ा ईज मिलता है, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, बाकी कोई रीजन नहीं उसके पीछे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर कोई भी एक चार्ज बॉडी है उसके ऊपर चार्जेस को हमने डिपॉजिट किया है एज यूजुअल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्जेस हमने डिपॉजिट किए हैं उसका कोई भी एक एरिया यहाँ पे एज्यूम करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया यहाँ पे एज्यूम किया और ये एरिया है डीएस। अब फैक्ट क्या है देखो कि डीएस के ऊपर का चार्ज भी पॉजिटिव है
एंड डीएस को छोड़ के जो भी रिमेनिंग एरिया है उसके ऊपर का चार्ज भी पॉजिटिव ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये एरिया थोड़ा सा मैं आइसोलेट करने वाला हूं, इसको थोड़ा सा मुझे डिफरेंट कंसिडर करना है। तो इस डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, बाकी की बातें एक्सप्लेन करने के लिए सिग्मा को इंट्रोड्यूस करेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होगा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो मुझे अगर इस डीएस के ऊपर कितना चार्ज है वो अगर कैलकुलेट करना है तो मैं पूरे बॉडी के लिए सिग्मा कैलकुलेट करूंगा, और सिग्मा का फॉर्मूला होगा Q अपॉन डीएस। तो इसका मतलब डीएस के ऊपर का चार्ज बनेगा Q, यानी मुझे चार्ज ऑन डीएस के लिए फॉर्मूला मिल गया सिग्मा इंटू डीएस, इसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे E1 एंड E2 इनको भी यूज करना है। यहाँ पे E1 का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन डीएस, E2 का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग एरिया। यहाँ पे RA का मतलब होगा रिमेनिंग एरिया। कौन सा रिमेनिंग एरिया, कौन सा रिमेनिंग एरिया, डीएस को छोड़ के जो बचा वो रिमेनिंग एरिया, ठीक है। अब देखो यहां पे होगा क्या कि हम एज्यूम करेंगे इस डेरिवेशन के खत्म होने तक कि डीएस के ऊपर का जो चार्ज है वो थोड़ा सा बाकी चार्ज के साथ झगड़े कर रहा है, थोड़ा सा अलग है, इनमें कुछ तो हो गया है, और ये बाकी सारे चार्जेस क्या करने वाले हैं, इस डीएस को इस सरफेस से बाहर फेंकने वाले, बाहर पुश करने वाले, एंड उस प्रोसेस में जो फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम यहाँ पे डिराइव करने वाले, दैट इज मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया में। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बॉडी के इनसाइड एक पॉइंट लेंगे वो होगा ए, आउटसाइड दूसरा पॉइंट लेंगे वो होगा बी। समझ रहा है सबको, ए मतलब इनसाइड का पॉइंट है, बी मतलब आउटसाइड का पॉइंट है। अब ध्यान से देखो कि डीएस के ऊपर जो चार्ज है वो इस पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा E1, पॉजिटिव चार्ज से आवेज आती है इसलिए आवेज आ रही है। डीएस को छोड़ के जो भी रिमेनिंग एरिया होगा वो भी E2 इतनी इंटेंसिटी पॉइंट बी के ऊपर एक्सर्ट करेगा, वो भी आवेज आएगी। इनकी डायरेक्शन समझ में आ रही है, दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो अवे फ्रॉम बोथ द चार्जेस। कळलो? यस सर। अब देखो क्या होगा, सेम बात अगर हम ए के लिए देखेंगे तो ए में होता क्या है कि डीएस की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ये बॉडी बहुत बड़ी है और इस बड़े से बॉडी के इस कॉर्नर में अपन बातें कर रहे हैं। तो इस कॉर्नर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक्ट हो रही है तो इसका मतलब सब कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही होगी। और कितनी होगी, ये यहां पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, उस तरह की होगी। क्लियर सबको? यानी कि यहां पे ए के ऊपर रिमेनिंग एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड जाएगी, मतलब E2 रहेगी। है क्लियर? ऋतुजा क्लियर? यस सर। अब ये अगर समझ में आ गया तो आगे के बाद बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, एट पॉइंट बी के ऊपर, ये बी के ऊपर ज्योमेट्री ऑफ फिगर से देखेंगे तो नेट इंटेंसिटी बनेगी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद में हमें मालूम है कि E मतलब इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप, कल ही डिराइव किया था, कितना था आकांक्षा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वेरी गुड, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? नाउ सेम पार्ट वी विल रिपीट फॉर पॉइंट एट ए। अब ए के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई आई विल टेक हियर E1 माइनस E2 एंड E1 माइनस E2 बनेगा E फॉर इनसाइड। बट हम कल एप्लीकेशन में देख चुके हैं कि अगर होलो स्फीयर होगा, होलो बॉडी होगी, तो उसके इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। E1 माइनस E2 अगर 0 बनेगा इसका मतलब E1 एंड E2 तो इक्वल हो जाएंगे। अगर E1 एंड E2 इक्वल हो गए, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या कंडीशन होगी, यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3
E2 plus E2 equal to sigma upon 2 epsilon. E2 plus E2, 2E2 equal to sigma upon epsilon, यानी E2 बन गया सिग्मा अपॉन 2 epsilon. क्लियर यहां तक? नाउ E2 का मतलब क्या है, यहां पे लिखा है हमने. क्या है E2 का मतलब? E2 का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड exerted on charge on ds by the charges on remaining area. अब हमें चाहिए फोर्स. तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड फोर्स का रिलेशन था F इक्वल्स टू Q इंटू E, ये वाला फॉर्मूला अब यहां पे हमें यूज करना है. ठीक है क्लियर सबको? यस सर. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब यहां पे देखो, हम जो फोर्स फाइंड करने वाले हैं उसी को बोला जाता है एज ए मैकेनिकल फोर्स. अब ये मैकेनिकल फोर्स कितना रहेगा, ये रहेगा F इक्वल्स टू Q. Q मतलब हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, दैट इज सिग्मा इंटू ds इंटू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब E2 होगी, जिसको हमने कैलकुलेट किया है कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन है. सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन इंटू ds, ये बन गया हमारा मैकेनिकल फोर्स. क्लियर है सबको? यस सर. लेकिन हमें मैकेनिकल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, पर यूनिट एरिया. तो मैं अगर स्मॉल f को बोलूंगा फोर्स पर यूनिट एरिया यानी F बाई ds, तो ये बनेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन. एंड यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, अगर ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन था तो सिग्मा कितना बनेगा, इप्सिलॉन इंटू E बनेगा. अब यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर है, मतलब क्या होगा, इप्सिलॉन स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन. एक इप्सिलॉन कैंसिल होके फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया हाफ इंटू इप्सिलॉन इंटू E का स्क्वायर. ठीक है, ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया. है क्लियर? यस. तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर 2 इप्सिलॉन है, या फिर 1/2 इंटू इप्सिलॉन इंटू E स्क्वायर है. अगर सिर्फ फोर्स चाहिए तो हम उसको एरिया से मतलब ds से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मतलब डायग्राम में जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि होता क्या है कि ये जो रिमेनिंग बॉडी के ऊपर के चार्जेस है, ये ds के ऊपर के चार्जेस को बॉडी से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, एंड फेंकते टाइम वो इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. क्लियर है सबको यहां तक? अभी सेम कंसेप्ट को हम एक्सटेंड करने वाले हैं, जिसमें मुझे आपको एनर्जी डेंसिटी वाली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे. अब आते हैं एनर्जी डेंसिटी के ऊपर. अब एनर्जी डेंसिटी क्या है, इसको हम डिफाइन भी करेंगे और इसकी कंसेप्ट भी देखेंगे. उससे पहले हुआ क्या था, जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं कि हमने जो बॉडी कंसीडर की थी जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट किया था, और पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया था जिसको अपन ds बोल रहे थे, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ था. एंड थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये ds यहाँ पे आ गया था. मतलब ds एक्चुअल बॉडी के ऊपर होना चाहिए, लेकिन बॉडी ने उसको ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके बॉडी से निकाल दिया था. ये कंडीशन है जो हम अभी के एक्सप्रेशन के लिए देख रहे हैं. तो हमें यहाँ पे आके क्या करना है कि ये जो ds है जिसके ऊपर चार्जेस हमने सिग्मा इंटू ds लिए थे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इस ds को अपने घर पे वापस लेके जाना है. मतलब उस बॉडी के ऊपर उसको शिफ्ट करना है, मतलब चार्ज को बॉडी के ऊपर डिपॉजिट करना है अगेंस्ट इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन चार्जिंग बोलते हैं. चार्जिंग का मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको? चार्जिंग करना मतलब क्या करना? ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर करना. यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि ds के ऊपर कुछ तो चार्जेस थे जो बॉडी के ऊपर नहीं है, अभी हमने देखा. तो हमें ये ds के ऊपर जो चार्जेस है उनको उठा के बॉडी के ऊपर शिफ्ट करना है, और इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. मतलब हम यहाँ पे बॉडी की चार्जिंग कर रहे हैं, तो बॉडी की चार्जिंग करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है. समझ में आ रहा है सबको? यस सर.
तो अभी यहाँ पे होगा क्या, देखो हम यहाँ पे जो डीएस वाला सरफेस एरिया है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे एंड उसको अपने घर पे शिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे डीएल इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे। हम यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे एफ इतना और उसको डीएल इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे जो डायग्राम में हमें दिख रहा है। अब मुझे बोलो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डीएल इतने डिस्टेंस से हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. नाउ हियर हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जितने फोर्स से इस बॉडी ने डीएस को निकाल के बॉडी के बाहर फेंक दिया था। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. और उतना ही फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, और वो फोर्स की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना था फोर्स, 1/2 इप्सिलॉन इंटू ई का स्क्वायर। ये फोर्स पर यूनिट एरिया था, इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया फोर्स इंटू डीएल, यहाँ पे पहले से है। मतलब इस प्रोसेस में हमने जो वर्क डन किया वो है 1/2 इंटू इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू डीवी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, डीवी का मतलब क्या है, Volume. वेरी गुड। वॉल्यूम कहां से आ गई, यहाँ पे डायग्राम में सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का एरिया इंटू हाइट, पायर स्क्वायर इंटू एच होता है ना, उस तरह से एरिया इंटू हाइट मतलब इसकी वॉल्यूम बन गई। इतनी वॉल्यूम यहाँ पे स्वेप्ट हो रही है। अब हमें मालूम है कि एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ Potential energy. एनर्जी। एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो Energy. यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा U इक्वल्स टू 1/2 इंटू इप्सिलॉन इंटू ई का स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी है, थोड़ी देर के लिए इसको ठीक है यू ही बोलते हैं, और इंटू क्या बना डीवी। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। नहीं नहीं, Potential. पोटेंशियल तो है, लेकिन कब कब जनरेट हो गई थी ये एनर्जी, व्हाइल डिस्प्लेसिंग अ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ गिवन बॉडी। यस सर। ठीक है, तो अब हमें अगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए जिसको अपन एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सपोज स्मॉल यू था, ये कैपिटल यू बनेगा स्मॉल यू अपॉन डीवी, और इसको भी अगर डीवी से डिवाइड करूंगा तो एक्सप्रेशन बन गया 1/2 इंटू इप्सिलॉन इंटू ई का स्क्वायर। ये बन गई हमारी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि एनर्जी आती कहां से, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्हाइल चार्जिंग एनी बॉडी वर्क is required to be done to transfer the charges on the body। समझ में आ रहा है, while charging any body work is required to be done to transfer the charges on the surface of body। और दिस वर्क डन क्या होगा आगे जाके, दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आ गई, समझ में आ गया सबको? यस फिर सर। एट द एंड आएगा दिस स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is called as एनर्जी डेंसिटी। हो गया, ये हो गई आपकी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चलो सब लोग देख लो इसको ध्यान से। क्लियर?
Yes. ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड एनर्जी डेंसिटी। मतलब सिंपल केस में कभी भी, ये स्पेशल केस थी डेरिवेशन एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, लेकिन इन जनरल कभी भी अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर हम चार्जेस को डिपॉजिट कर रहे हैं, और बॉडी के ऊपर चार्जेस डिपॉजिट करते टाइम हमें जो वर्क करना पड़ता है, ये वर्क डन क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो बनती है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी? 1/2 epsilon E square. square. वेरी गुड, नाउ टेल मी एसआई यूनिट फॉर दिस। 1/2 एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर था, तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? क्या होगा एसआई यूनिट? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, हो गया जूल पर मीटर क्यूब। नाउ टेल मी डायमेंशंस फॉर दिस। M1 L-1 T-2. L-1 M1 T-2। सिर्फ क्या होगा, जूल में L2 था, L3 ऊपर आके L-3 होगा, L-3 L+2 यानी L-1 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, और एक ओके। तो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड एनर्जी डेंसिटी का पार्ट हो गया। अभी बचे कुछ एप्लीकेशन है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक हमने स्फीयर की केस में देखा था, इनसाइड एंड आउटसाइड होलो एज वेल एज सॉलिड स्फीयर, हो गया था ना? नहीं डेली नहीं बेटा, सिर्फ आज आना है, डेली का फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ऐसे लाइव लेक्चर में थोड़ी बोलते हैं ऐसी बातें। हाँ चलो, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एप्लीकेशंस अपन देख रहे थे, तो सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर के एप्लीकेशन हो गए थे आई थिंक, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड पे। Yes. ओके चलो, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज एट ए पॉइंट चाहिए और आपको एक रॉड दिया है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज डिपॉजिट किया है, इसकी लेंथ दी है आपको L, एंड यहाँ पे A इतने डिस्टेंस पे पॉइंट P दिया है, जिस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है संस्कृति? 1/4 pi epsilon Q/r². है ना, ये रॉड है ना बेटा, तो ये होती है K लैम्बडा कैपिटल L डिवाइडेड बाय A इन ब्रैकेट A प्लस L, वेयर लैम्बडा का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय लैम्बडा? Length. Charge Sorry. per Linear unit charge length. density. लीनियर चार्ज डेंसिटी, Density. यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? Lambda L. लैम्बडा इंटू L। ठीक है, तो K लैम्बडा L अपॉन A इन ब्रैकेट A प्लस L, वेयर A का मतलब क्या है, A का मतलब Distance from the Distance of surface point. of the rod समझता है ना, to the point. एंड L का मतलब Length of the rod. Length of the rod. वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में हमें अगर कोई सर्कुलर आर्क दिया है, जैसे कि ये आर्क है और इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है, और इस सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे अगर इंटेंसिटी चाहिए और वहां पे रेडियस r है एंड एंगल थीटा है, तो इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क, आकांक्षा कितना होता है, 2k लैम्बडा अपॉन r इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2।
ठीक है। Yes, sir. अगर मुझे ये सर्कुलर आर्क बोलेंगे कि सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है आर्क, और फिर उसके सेंटर पे मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो सेमी सर्कुलर मतलब थीटा बनेगा 180. पाई पाई 180 बाई 2 मतलब 90, साइन 90 0. ओए 0 1, साइन 90 0 है क्या? 1 है 1 1। तो one यहाँ है sir, पे one है। इंटेंसिटी सेमी सर्कुलर आर्क अगर है तो ये बनेगी 2k लैम्डा अपॉन आर। अगर आपको ऐसे बोला है कि इतना ही आर्क है, इसके ऊपर अपन चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो गया अभी? 1/√2. नहीं, एंगल कितना हो गया? 90। 90 बाई 2 मतलब 45. 40 बाई 2, पाई 45, साइन 45, 1/√2. 1/√2 तो ये बनेगा 2 लैम्डा के अपॉन आर इंटू 1/√2। अब डिनोमिनेटर के 2 को हम √2 इंटू √2 लिखेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा √2 लैम्डा के बाय आर। मतलब ऐसे डिफरेंट कोई भी शेप का आर्क अगर देंगे तो उसके सेंटर में हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, सर्कुलर रिंग दिए और ये सर्कुलर रिंग की रेडियस है कैपिटल आर और उसके एक्सिस के ऊपर एक्स इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पी दिया है जहां पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या है फॉर्मूला? यहाँ पे k का मतलब हर बार 1/4πε होगा, जैसे ग्रेविटेशन में g था। यहाँ पे k का मतलब वो इप्सिलॉन नॉट के साथ में आता है, वो k नहीं है, 1/4πε इंटू k वाला k है। ठीक है, तो ये बनेगा kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2। एंड वही अगर हमें डिस्क दी जा रही है, डिस्क के एक्सिस पे पॉइंट P है, सेम x इतने डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस r है, तो इस केस में इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही है जो ग्रेविटेशन में था, वहां पे बस मैं 1/x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखता था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया अरेंजमेंट बस। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद में अगर हमें कोई लीनियर चार्ज दिया है, चार्ज रॉड, लेकिन उसके अलोंग लेंथ नहीं, परपेंडिकुलर टू लेंथ अगर हमें पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, जैसे एक पॉइंट दिया है P एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, एंड अगर एंड से अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल्स मिल रहे हैं अल्फा एंड बीटा, देन पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी होती है? लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू आर ब्रैकेट ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं के लैम्डा बाय आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सेम एक्सप्रेशन आने वाला है कहां पे, जब हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन अल्फा एंड साइन बीटा कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो पॉइंट है वो अगर एग्जैक्ट बाइसेक्टर पे है, लेंथ बाइसेक्टर पे, तो उस केस में अल्फा एंड बीटा क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे। समझता का है? हो सर। वेरी गुड। तो अल्फा एंड बीटा अगर इक्वल है, उनको अगर मैंने थीटा बोला तो इंटेंसिटी कितनी बनेगी? के लैम्डा बाय आर सेम रहेगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 sin theta. ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, एंड अगर आपको बोला है कि पॉइंट कहां पे, नियर वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है, एक एंड के नियर अबाउट है, तो एक एंड पे नियर है, इसका मतलब क्या होगा, एक एंगल 0 हो जाएगा अल्फा,
एंड जो दूसरा एंगल है बीटा वो बनेगा 90। तो अगर अल्फा 0 हो गया, बीटा 90 हो गया, मतलब कितना बनेगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला? K lambda by R. सिर्फ k लैम्बडा बाय r। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड अगर आपको ऐसे बोला है कि पूरी सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर Q इतना चार्ज डिपॉजिट किया है, रेडियस R है, तो उसके सेंटर पे कितनी इंटेंसिटी होगी? KQ बाय R। कहां से? अभी वो एक्सिस के ऊपर फॉर्मूला देखा था, उसमें x 0 पुट करना है, बस यू विल गेट सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कैरिंग चार्जेस Q, इंटेंसिटी विल बी E इक्वल्स टू K इंटू Q बाय R। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ विल डिस्कस सेम पार्ट फॉर पोटेंशियल आल्सो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल के एप्लीकेशंस से पहले और एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज रहे हैं, तो उसकी मोशन कैसी होगी उसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सपोज आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है जिसकी इंटेंसिटी है E वेक्टर। अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज है Q, इसको रेस्ट में रखा है, तो क्या होगा? अगर चार्ज एट रेस्ट होगा तो क्या होगा चार्ज का? उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगा क्या? यस और नो? Yes. डेफिनेटली एक्ट होगा। कितना होगा फोर्स? QE. QE. Q इंटू E। बस कंडीशन क्या होगी? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी चार्ज क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। कसं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए, बराबर? तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब ये फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन रहेगी Opposite. Opposite to the electric field. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फिर से ये एक्सेलरेट होगा। ठीक है, एक्सेलरेट दोनों केस में होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन होगी अगर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। कब? अगर वो पहले से रेस्ट में है तो। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? उसके लिए हमें मालूम है कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी फोर्स मिला Q इंटू E, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा, कितना बनेगा? Q इंटू E अपॉन M। कौन सा एक्सेलरेशन ये? क्या सर? कौन सा एक्सेलरेशन ये? Acceleration of the charge particle when placed in an external electric field। नहीं कर लो? करा लो। ओके, ठीक है। तो अब मुझे बोलो कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज आफ्टर टाइम t कितनी होगी? A into T. A इंटू टी। QE वेरी by- गुड। और A अगर QE बाय M है, इंटू बनेगा T। ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू U प्लस AT थी, लेकिन U तो 0 है क्योंकि उसको रेस्ट में रखा था, तो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी मिल गई Q इंटू E अपॉन M इंटू T। क्लियर? Yes, sir. ये होगा Yes, sir. चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में है तो उसके साथ। लेकिन अगर हमने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखने के बजाय अगर वो पहले से मोशन में है एंड फिर अगर फील्ड में उसको भेज दिया तो क्या होगा?
when a charged particle in motion enters electric field, then क्या होगा उसमें देखो कि अगर करो पाथ वहां पे डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ फील्ड है, चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन फील्ड के सिमिलर है, तो क्या होगा अगर वो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो कंडीशन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में चार्ज एंटर कर रहा है और उसकी डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के सिमिलर है, मतलब इसी तरह के डायरेक्शन में वो एंटर कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्जेस उसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये सारे चार्ज का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, उसको स्पीड अप होना पड़ेगा। सेम एज दैट ऑफ फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, विल गेट एक्सेलरेटेड। एंड उसकी जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज आपको दिया है तो उसका क्या होगा, वो फील्ड में तो जा रहा था लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, मतलब उसकी स्पीड कम होगी, मतलब उसको रिटार्ड होना पड़ेगा, ठीक है, रिटार्डेशन। लेकिन मुझे बोलो कि एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा, दोनों केस में स्पीड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट होगा क्या, नो, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, ठीक है। कब, अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रहा था तो दोनों भी केस में डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल रिमेन्स सेम, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. एंड उसके बाद में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है फील्ड में, इफ चार्ज पार्टिकल enters in the field by making an angle of 90 degree, 90 degree मतलब perpendicular to the direction of electric field, then it will follow parabolic path। करो पाथ, वो क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये पैराबोलिक पाथ की केस जो है वो सिमिलर रहेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल होते होते इधर जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके इस तरह का कर्व बनाएगा, ठीक है। तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, 90 डिग्री से आ रहा है या फिर एनी अदर किसी भी एंगल से आ रहा है, सिर्फ अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है तो उस केस में उसके पाथ की जो डायरेक्शन है इट विल रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो ये था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद में जो है बेसिक पार्ट बचा है